Hello my dear students, today we will discuss about the regulation of a population. How can we regulate a particular population? In particular case, we can take the population of humans. Here, carrying capacity is one of the major factors to control the growth of any population because what is carrying capacity? Carrying capacity is the feeding capacity of an ecosystem of the population. अगर किसी जगह की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम होती चली जाती है तो वहाँ पे लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप ही वहाँ से रिड्यूस होते चले जाते हैं या वो माइग्रेट कर जाते हैं और उस जगह को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी में टू मेजर फैक्टर्स हैं। वन इज डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर, दिस इज DIF, डेंसिटी independent factor, and second one is density dependent factor, this is DDF. What is DIF and DDF? In density independent factor ये इस तरह के फैक्टर होते हैं जैसे कि टेम्परेचर है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, वाटर अवेलेबिलिटी है। तो ये सारे इकोसिस्टम के एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो किसी भी पॉपुलेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि किसी भी जगह की जो डेंसिटी है वो अगर सूटेबल कंडीशन होगी, ऑप्टिमम कंडीशन होगी, तभी वो उस जगह पे सर्वाइव कर सकती है। अदरवाइज पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगा और पॉपुलेशन जो है वहाँ की ख़त्म हो सकती है। तो अगर पॉपुलेशन को सर्वाइव करना है तो वहाँ की जो है किसी भी जगह की ऑप्टिमम कंडीशन होना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक बात है कि वहाँ जो भी फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, अगर वो उनको फेवर नहीं करते तो पॉपुलेशन वहाँ से माइग्रेट करके किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकती है, चली जाती है। ये आपने बर्ड माइग्रेशन का केस देखा होगा, ठीक है। तो बर्ड जो हैं वो माइग्रेट करके अपनी जगह को छोड़ के और दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर लाइफ। और वो दूसरा क्या है कि पार्टनर के लिए भी जा सकते हैं, माइग्रेशन जो है किसी पार्टनर की खोज के लिए भी हो सकता है। तो जहाँ पे सूटेबल कंडीशन मिलती है वहाँ पे जाके पॉपुलेशन जो है अपना बसा लेते हैं और वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। दूसरी तरह के फैक्टर हैं डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। ये फैक्टर जो है वो कैसे कंट्रोल करते हैं, जैसे कि बर्थ रेट है। बर्थ रेट अगर ज़्यादा होगा तो किसी भी जगह की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन अगर बर्थ रेट कम होगा तो वहाँ ऑटोमेटिकली वहाँ की पॉपुलेशन जो है रिड्यूस हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा फैक्टर है मोर्टेलिटी। नैटेलिटी के बाद दूसरा फैक्टर आता है मोर्टेलिटी का। मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट। अगर किसी जगह पे डेथ रेट ज़्यादा है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे कि वो पॉपुलेशन जो है रिड्यूस होती चली जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर डेथ रेट इंक्रीज कर जाती है देन दैट ऑफ बर्थ रेट, तो अपने आप ही वहाँ के जो फैक्टर हैं वो उसको अलाउ नहीं करते। इट मीन्स वहाँ पॉपुलेशन के सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो अपने आप रिड्यूस होते चले जाते हैं। तो इस तरह से ये मेन डिपेंड करता है कि कैरिंग कैपेसिटी किसी एनवायरनमेंट की, किसी इकोसिस्टम की कितनी है और उसी हिसाब से वहाँ पॉपुलेशन जो है ऑर्गेनिज्म की वहाँ पे सर्वाइव कर सकती है। क्या सिग्निफिकेंस है इस चीज़ की? पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो हमें उसके बारे में, वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में सारे फैक्टर्स का पता होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर किसी पर्टिकुलर जगह की पॉपुलेशन हम स्टडी करते हैं तो हमें उसकी ग्रोथ रेट के बारे में पता चल जाता है कि ग्रोथ रेट जो है कम है या वहाँ की ग्रोथ रेट ज़्यादा है। सेकेंड इज एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। इस चीज़ की अगर हमने पॉपुलेशन को स्टडी करा है तो हम उनको ये भी बता सकते हैं कि जो छोटी फैमिलीज़ होती हैं, स्मॉल फैमिलीज़ होती हैं, वो कैसे आराम से रह सकती हैं। ग्रुप बना के आराम से जो है स्मॉल फैमिली में रहा जा सकता है और फैमिली प्लानिंग के बारे में हम उनको बता सकते हैं कि छोटी फैमिली रखनी चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाती है तो उनको हम स्मॉल फैमिली के नॉर्म्स को समझा सकते हैं।
लेकिन ये तभी होगा जब हमें पॉपुलेशन की स्टडी कर रखी होगी। थर्ड फैक्टर इज ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। फिर इससे हमें क्या पता चल जाएगा, उस पॉपुलेशन की ग्रोथ का पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा ग्रोथ है, किस पर्टिकुलर एरिया में कम ग्रोथ है। तो पॉपुलेशन की स्टडी क्या होती है, वही कि पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर एरिया में कितनी ग्रोथ है किसी पॉपुलेशन की, तो वो हमें वहाँ से पता चलेगा जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे। तो इससे हमें ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन मीन्स कितने ऑर्गेनिज्म किसी भी पॉपुलेशन के किसी पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, तो वो हमें उसकी डेंसिटी का पता चल जाएगा, डेंस है या वहाँ पे कम पॉपुलेशन है। उसके बाद एक फैक्टर आता है रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड लाइफ। हम जो है किसी पॉपुलेशन में अगर हमें ये पता है कि ज़्यादा जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है तो वहाँ के ऑर्गेनिज्म को रिसोर्सेज कम मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज तो पर्टिकुलरली फिक्स हैं और कैरिंग कैपेसिटी जो है नेचर की वो अपनी होती है, नेचुरल होती है। उसमें हम अगर बार बार उसको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे तो वो कम होती चली जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाता है कि पॉपुलेशन में स्टैंडर्ड लाइफ अगर जीनी है तो उसमें हर चीज़ को पाने के लिए हमें उसको अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा और जो कैरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड ना जाकर बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसमें मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की हम स्टडी कर चुके हैं तो हमें उसके बारे में पता चल जाता है कि कितनी पॉपुलेशन है। अगर ज़्यादा ग्रोथ है तो हमें क्या करना है, अब पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम बहुत सारे मेथड इस्तेमाल करते हैं। कौन से मेथड्स टू कंट्रोल द ह्यूमन पॉपुलेशन? सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दिस इज द एजुकेशन। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में एजुकेशन अच्छी है, सब पढ़े लिखे इंसान हैं, तो वो रिसोर्स के बारे में भी समझ सकते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में भी समझ सकते हैं, वो इन्वायरमेंट को कम हार्म करते हैं और वहाँ पे जो है अच्छे जो एजुकेशन डालने से सबको समझ में आ जाता है कि पॉपुलेशन जो ज़्यादा अगर बढ़ती है तो रिसोर्सेज कम अवेलेबल होंगे। तो इसलिए एजुकेशन जो है किसी भी तरह की पॉपुलेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड वन इज एज ऑफ मैरिज। पहले क्या होता था कि अर्ली एज में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, उनको समझ नहीं होती थी, एजुकेशन नहीं होती थी। जितनी ज़्यादा जल्दी शादी होती थी तो उतनी ही उनको नासमझी के कारण वो जो पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते चले जाते थे, जिससे कि जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पे असर आया है। लेकिन जैसे जैसे एज स्टैंडर्ड बना दी कि भाई इस एज से पहले हम शादी नहीं कर सकते, जैसे 18 की लड़की और 21 का लड़का होना चाहिए मैरिज के लिए, तो उनको हम अडल्ट मानते हैं और उसी तरह से उसी एज के बाद जो है हम शादी करते हैं। पहले जल्दी शादी हो जाती थी तो उस प्रॉब्लम के कारण जो है पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हुई है। फिर आती है फैमिली प्लानिंग। अगर इसके बाद भी क्या है कि शादी होने के बाद भी हम फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे तो ये जो है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। और अगर एक बच्चे के बीच में अगर मैक्सिमम जो है कम से कम 3 साल का जो गैप जो है रखना चाहिए, अगर इतना नहीं रख पाते हैं तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा बैड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इस तरह से और 2 बच्चों के गैप में जो है स्पेस रखना चाहिए और 2 से ज़्यादा जो बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल पे रहे। तो इस तरह से बर्थ कंट्रोल के लिए भी हम कई तरह के मेजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कई टेक्निक्स हैं जो हम बर्थ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मैकेनिकल मेथड्स हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनसे लाइक कॉन्डोम्स यूज़ कर सकते हैं मैकेनिकल मेथड में, और देन केमिकल मेथड्स भी हैं, जैसे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, उनको लेके केमिकल होते हैं वो, और उनसे हम प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी से रिलीफ पा सकते हैं। और देन सर्जिकल मेथड्स में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी और वेस्कोटोमी आ जाती है इसमें। तो सर्जिकली हम
फैमिली को प्लान कर सकते हैं इस तरह से। देन सम नेचुरल मेथड्स आर ऑल्सो देयर, सो बाय यूजिंग such type of methods we can control the birth rate in a population। और अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की करती जा रही है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आती है कि भाई कोई एबनॉर्मल बेबी है, तो उस केस में क्या किया जाए। तो हम क्या करते हैं, टेक्निक्स, बायोटेक्नोलॉजी की कुछ टेक्निक्स हैं, इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं, हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अमीनोसेंटेंसेस, एमनियोसेंटेंसेस। इसमें क्या होता है कि एमनियोसेंटेंसेस में हम एमनियोटिक फ्लूइड ले लेते हैं, जिसको हम कल्चर मीडिया में ग्रोथ करके सेल्स की, और उससे हम कैरियोटाइप बना सकते हैं, और उस कैरियोटाइप की एनालिसिस करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई क्रोमोसोमल लेवल की कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई डुप्लीकेशन, कोई डिलीशन या मेंटल रिटार्डेशन टाइप कोई ऐसी डिजीज़ या डिसऑर्डर तो नहीं है जो कि फ्यूचर में जो आने वाली पॉपुलेशन है उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। जो बेबी आने वाला है उसमें कोई अगर एबनॉर्मेलिटीज होती हैं तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो इसलिए ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस तरह से। अगर पर इन जो ये टेक्निक्स हैं, इसके अलावा एक और टेक्निक है, दैट इज IVF। IVF इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और यू कैन से टेस्ट बेबीज। अगर किसी ह्यूमन के बेबी जो हैं होने में प्रॉब्लम होती है बाय द नेचुरल मेथड्स, तो उस केस में हम ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फीमेल से ओवम लिया जाता है और मेल से जो है स्पर्म लिए जाते हैं, उनको आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो कंडीशन में उनको फर्टिलाइज किया जाता है, और ब्लास्टुला स्टेज पे उनको दोबारा से जो है यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। और इस केस में जो है हार्मोनल थेरेपी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसी से जो है ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के कारण जो पेरेंट्स जो है, जो ऐसे कपल्स जो पेरेंट्स नहीं, माँ बाप नहीं बन सकते, तो उनके लिए ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो ये दोनों जो बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स हैं, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक्स हैं, और इस केस में खासकर अमीनोसेंटेंसेस में इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, करते हैं कुछ लोग, तो वो बहुत ही गलत है। इसको जो है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो सेक्स डिटर्मिनेशन करना ये रॉन्ग है और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। लेकिन इन चीज़ों के अगर अच्छे से इस्तेमाल किए जाए तो इन टेक्निक्स के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं फॉर द फ्यूचर। और इसमें क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी ये बहुत अच्छा साधन हो सकता है। सो थैंक यू गाइस। ओके।